अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरा आवाज आ रही है? जी समझ आ रही है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। आपसे बेटा रिक्वेस्ट ये की थी जरा जो हमने कल क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसकी एक डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की रह गई थी, तो 1533 मैंने एक वर्किंग आपके सामने लिखी है, तो मेरे से मैच कर लेंगे सर? जी काइंडली जरा बता देंगे, जी फिगर फाइनल हो गई है आप लोगों की? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रह गई थी, काइंडली कंप्लीट है सबका यार? टाइम नहीं मिला, सॉल्व नहीं किया यार। ये मोहम्मद उसामा बेटा प्लीज, मेरा ख्याल आपका स्पेसिफिकली इशू आ रहा है, तो चेक कर लीजिएगा। तो मेरे साथ फिगर मैच है सर 1533। प्लीज जरा फाइनली सब लोग रिस्पॉन्ड कर दें। आपको वैसे नाम बताने से खतरा महसूस हो रहा है, और फाइनली चले अगर बात हो रही है तो फाइनली एक सीडी बैलेंस भी चेक कर लें। सीडी बैलेंस लिख रहा हूँ 3353। ये जो रिक्वायरमेंट ए मैंने कंप्लीट की है, आप लोगों की सबकी फाइनल है यार 43889 439। कोई कंफ्यूजन इस वर्किंग में जो कल से लेके अब तक कंप्लीट हुई है? आपने आई होप कि रिवाइज किया होगा घर जाके यार, घर जाकर, बल्कि सॉरी नहीं कहना चाहिए, घर बैठ के रिवाइज किया होगा, घर ही तो बैठे हैं। रिस्पॉन्स अभी बहुत स्लो आ रहा है, इसका महसूस मतलब यही महसूस हो रहा है कि आप लोगों को टाइम मिला नहीं है। जी राशिद, मैंने इसलिए बट आपके सामने फिगर्स लिखी हैं, ऐसे ना करें आप प्लीज, मेरे सब फिगर्स चेक करें, जल्दी करें काइंडली। मैंने फिगर्स इसलिए लिखे हैं, जल्दी से लिखें। 1533 आएगा, 1564 नहीं आएगा। आप लोग चेक करें जल्दी से, फिगर्स सॉल्व करके बताएं क्या मसला। अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जब एसेट ओनर ने उठाया तो उस वक्त एसेट यूज हो चुका था और कॉस्ट पे नहीं रहा था, यूज होने के बाद डब्ल्यूटीवी पे आ गया था। ओनर ने नया एसेट नहीं उठाया, उसने यूज्ड एसेट उठाया। ठीक है तलाल? जी मैंने वो स्ट्रेट लाइन पर भी होता तो एसेट यूज उठाया गया। जी मोहम्मद उमर, ये क्या किन चक्करों में पड़े रहते हो यार? फर्स्ट डिस्पोजल 4 महीने बाद है और सेकंड डिस्पोजल 9 मंथ्स के बाद है, इसलिए मैंने 4 और 9 मंथ्स लिखा है। प्लीज उमर बस कर यार, अब हर वक्त कोई ना कोई गलत बात ही होती है। फर्स्ट डिस्पोजल के 4 महीने और सेकंड डिस्पोजल के। और सर जी 1800 नहीं लेस किया हुआ है, ये डिस्पोजल की कॉस्ट लेस की हुई है। एक डिस्पोजल नहीं माय डियर, 2 डिस्पोजल्स हैं। 2 डिस्पोजल्स हो गई हैं तो 2 डिस्पोजल्स लेस की हुई। चले राशिद, वो तो ठीक है। ये डियर कोई और इशू? देन सर जी अगर आप नहीं बता रहे तो मैंने ये सेम क्वेश्चन बेटा आप लोगों को सेकंड रिक्वायरमेंट के एंगल से भी कहा था, इसने किया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आइडिया ट्राई किया है। मैं ऐसा करता हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर आपके सामने बनाता हूँ। जी हाफ कर लिए सर, चलें अल्लाह करे 3-4 दिनों में पूरा हो जाए। जी डियर मेरी फिगर्स देखें मैच होती हैं या नहीं?
4397 डेप्रिसिएशन इस साल की। सबसे पहले तो ओपनिंग की वर्किंग करनी थी। डेप्रिसिएशन 1794। सर जी, शुक्र ये हरगिज कंफ्यूजिंग नहीं था हसन। अगर ये भी कंफ्यूजिंग लग रही चीजें तो इसका मतलब है कि हम राइट ट्रैक पे नहीं जा रहे। अगर इतनी प्रैक्टिस के बावजूद आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग है तो माय डियर ये बिल्कुल ही ज्यादा है। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल रेडी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और देन डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेडी की कैलकुलेशन में ऑलरेडी रेसिडुअल वैल्यू आ चुकी होती है, तो इसलिए पहले साल सिर्फ कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है। कौन है सर? अब अगर आपका बीडी में प्रॉब्लम बता रहा है इसका मतलब आपने वर्किंग ठीक नहीं की है। हसन डिस्पोजल डेट्स में इन टेबल एंड पैराग्राफ और ट्रबलिंग बताएं जी, ट्रबलिंग की वजह बताएं। ये ठीक है साकिब साहब, आपने सॉल्यूशन देख के लिखना होगा इसलिए सेंड कर देता हूँ सर मैं, आप देख के लिखिएगा सर, आगे ट्राई ना कीजिएगा, सॉल्यूशन देख के आप लिख लीजिएगा। जी मिस्टर हसन मुनीर साहब, क्या ट्रबलिंग है सर? चलें फिर, अगर लेंथी वर्किंग बड़ा फिर रहने दें। जी मैं डियर इस तरह करता हूँ, कोई ऐसे हैं साहब हम किसी का लेजर सही बना हुआ, जरा काइंडली बताइए। किसी का लेजर मेरे से मैच करता है 100%? किसी का भी नहीं मैच कर रहा, ये मुझे नहीं बताना चाह रहे। मैंने पूछा बेटा ये है कि क्या किसी का मेरे से आंसर मैच कर रहा है? आवाज मेरी ठीक आ रही है? आप लोग इतना कीजिएगा, ये मैंने भी आपको क्लास के बाद फिर इस बी पार्ट का आंसर शेयर करता हूँ, तो मेरा ख्याल ऐसे हम इस पर टाइम वेस्ट ना करें। ये तो बड़ी सिंपल सी वर्किंग थी, ये होना चाहिए था। इसका मतलब अभी तक आप वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये उम्र आपने जो 80% कैलकुलेट किया ना, तो बेटा इस 80% की वर्किंग मुझे जरूर भेजिएगा कि आपने ये 80% कैसे चेक कर लिया कि 80% मैच हो रहा है। तो मैं आपको इसका आंसर भेजूंगा, तो आपने मुझे 80% की वर्किंग भेजनी है कि आपने 80% कैसे किया। बेटा शिराज, अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी अगर हमें ये नहीं पता अभी तक कि फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी पे होता है, तो मेरा ख्याल है बेटा फिर हम रहने ही देते हैं यार। इसका आंसर मैं अभी आपको क्लास के बाद सेंड कराऊंगा, आपको एक व्हाट्सएप कराता हूँ इसका आंसर। तो मेरा ख्याल इस पर इस वक्त मैसेज लिखने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय आप लोग फिर मैं से कल डिस्कस कर लीजिएगा, तो इसको कल पे रख लेता है, तो फिर मैं इस पर डिस्कस कर लूंगा। और मुझे महसूस यही हो रहा है कि मेजोरिटी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है, तो काइंडली प्लीज जरूर सोचिएगा सर, बगैर प्रैक्टिस के बाद बनेगी नहीं। देन एक काम जरा और ध्यान में रख लीजिएगा, आपने पता आज तो शायद नहीं किया होगा क्योंकि मैंने आपको मना किया था। जरा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाइएगा बुक में। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, 7 सॉरी या 8, 7 शायद। तो क्वेश्चन नंबर
7 बेटा मैं एक उसी से मिलता जुलता था कर रहे थे हम, लेकिन ये खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात फाइनल होगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को फाइनली जरूर होमवर्क रख लें आप। तो ये 2 क्वेश्चंस फिर कल वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिनका रहता है ये भी कंप्लीट करें। अच्छा, मीन वाइल ना इससे अब जो कल से ऑनवर्ड्स जो दिन होंगे, थोड़ा सा इन्वेंट्री की तरफ आपने वापस जाना। इस डेप्रिसिएशन की भी कोई फिर कोई टेस्ट वगैरह रखते हैं, डेप्रिसिएशन का भी कोई टेस्ट वगैरह रखते हैं, लेकिन इससे पहले एक दो दिन जरा रिमेनिंग जो इस वीक के रह गए हैं इसमें जरा परसों से रख लें कि मैं कल फिर आपको बताऊंगा इन्वेंट्री से रिलेटेड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा 5-6, तो वो अपने अटेम्प्ट भी करने पर उसकी डिस्कशन वगैरह के मैं बताऊंगा कल, ठीक है। तो कल के लिए अब क्या है, साथ साथ अब रहेगा, एक तो जो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है उसका बी पार्ट रह गया, और क्वेश्चन नंबर 7 जिनका कंप्लीट नहीं है ये कंप्लीट कर लें। तो कल के लिए ये है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री से वापस जाना है जरा 2-3 दिन, और फिर डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री वगैरह मिला के मेरा ख्याल है कोई कंबाइंड सा टेस्ट रखते हैं बाद में, ठीक है। मीनवाइल आज इस तरह करें। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन की बड़ा डिस्कशन है, ये तकरीबन शायद 2 फेजेस में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लें कि सिर्फ डेप्रिसिएशन का भी फेज 1 हुआ है, बाकी जो इसकी फर्दर डेप्रिसिएशन के इश्यूज हैं वो फिर अभी अलग से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी फिलहाल हमें जरूरत थी इसको यहाँ तक रख के अब आप काइंडली एक किताब बंद करना चाहे रजिस्टर का जरा एक नया पेज निकाल लें, नई डिस्कशन जरा स्टार्ट कर लें। बेटा उसामा, सिलेबस खत्म हो चुका है बेटा, तो आप वैसे ही आज हम आए तो इंशाल्लाह शायद कल मुलाकात नहीं होगी, बल्कि आप तो आज ही जा सकते हैं। सिलेबस खत्म हो गया वैसे उसामा, बट आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं सर। आपके पेपर में एग्जाम में सिर्फ एक सवाल आना है, एग्जामिनर ने पूछना है कि आपका सिलेबस किस दिन खत्म हुआ था, तो आपने सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब एक पेपर में देना है। तो उसामा आज डेट नोट कर लें, तो फिर पेपर में ही लिख दीजिएगा। देन माय डियर, आपको जरा एक नए पेज की तरफ जाना है। मुझे जरा 1 मिनट जरा दीजिएगा, मैं आपके सामने जरा एक पेज ओपन कर लूँ, तो जस्ट 1 मिनट। अभी आपको बुक की जरूरत नहीं है, आप बस रजिस्टर अपने सामने एक नया पेज रखें, जस्ट 1 मिनट। बस ठीक है।
हैं? ये भी इतनी बड़ी बात है जो पढ़ रहा है। ठीक है, वही मतलब नहीं काम मिलता दिल करता। फिर वैसे भी काफी हकीम्स भी होते हैं ना, पेपर आगे हो जाने। और ऐसी बात चाहे दूर से ही आई हो, कंफर्म महसूस होती है। क्या आप में भी आई हो तो जी माय डियर, एक हेडिंग लिखेगा बैड डेट्स। कुछ बेटा डेटर्स की तरफ हमने वापस जाना सर। ये हसन छा गए आप। ये ना बैड डेट्स, एक डेटर्स की स्टोरी बेटा जरा थोड़ी सी आपको रिवाइज करवानी है और फिर उससे कुछ बातें आगे चलनी है। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू डिस्कशन बाय द नेम ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स का एक मीनिंग लिखें, कंसंट्रेशन का लेवल फुल बढ़ा लें। अमाउंट, बैड डेट्स मीन अमाउंट which was receivable but is now irrecoverable. Amount which was receivable but is now irrecoverable. अगर कोई अमाउंट रिसीवेबल थी लेकिन अब वो इररिकवरेबल हो गई है, तो ऐसी अमाउंट को अकाउंटिंग में कहते हैं बैड डेट्स। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक डेटर का लेजर बनाएं, सीक्वेंस में नोट करते रहिएगा जो मैं बोलूंगा। डेटर मींस रिसीवेबल। लेट्स अज्यूम पिछले साल से डेटर्स का कोई बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल। लेट्स अज्यूम कोई फर्दर क्रेडिट सेल हुई है, आपने एंट्रीज में लानी, मैं जब रेफरेंसेस लिखूंगा। डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 5 लाख। बुक आपकी बंद हो, फॉर एग्जांपल कुछ सेल रिटर्न्स हुई हैं, सेल रिटर्न्स डेबिट, कैश क्रेडिट फॉर एग्जांपल 30,000। डिस्काउंट अलाउड जहन में लाएं, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री जहन में लाएं। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 5,000। डिस्काउंट अलाउड के लेजर में डेबिट साइड पे होगी, डेटर क्रेडिट रिसीवेबल कम हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम हो जाएगा। सबको याद आया 5,000? डिस्काउंट अलाउड याद आई है? डिस्काउंट अलाउड याद आई है? फुल कंसंट्रेट, पार्टिसिपेट प्लीज। यहां तक जरा लेजर बना लें, ठीक है। लेट्स अज्यूम कुछ कैश आ गया है 3 लाख। बस यहां तक 3 लाख तक रुक के कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, जहां तक लिख के बस, फिर आगे कुछ नहीं आपने करना, बाकी बात मेरी सुननी है। अगर नोट कर लिया तो यहां तक रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा।
देन सर जी जरा फुल कंसंट्रेशन सिर्फ देखिएगा जरा। मैं अगर आपने बैलेंस नहीं करना प्लीज, मैं अगर इस लेजर को एज इट इज बैलेंस करूं तो 5,10,000 डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 30,000 प्लस 5,000 प्लस 3 लाख करने से 335,000 टोटल आ रहा है, होना सेम चाहिए। फिलहाल डिफरेंस अगर हमें और कुछ नहीं पता तो 1,75,000 का रिसीवेबल आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। लेकिन बड़ा फर्ज करें क्वेश्चन में एक आ गया है, क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि 10,000 ओपनिंग रिसीवेबल था, फर्दर 5 लाख आपने सेल की, 30,000 से रिटर्न हुई, डिस्काउंट अलाउ हो गई, कैश मिल गया। क्वेश्चन में आपको कहा गया है ये जो बाकी जो बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस बचता है 1,75,000, ये बैलेंस हमें इसलिए नहीं मिल सकेगा, फर्स्ट करें हमारा कोई कस्टमर असद है, वो बैंक करप्ट हो गया, मैं कुछ लॉ के एंगल से वर्ड शायद बोलूं बीच में तो आप जरा कंसंट्रेशन सुनिएगा, बैंक करप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। तो लेट्स अज्यूम असद साहब इस पोजीशन में नहीं है कि हमें ये 1,75,000 पे कर सकें। एक अमाउंट हमारी रिसीवेबल तो थी लेकिन अब इररिकवरेबल है, यकीनन आप पूरी कोशिश करेंगे असद से किसी तरह पैसे आ जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये प्रूव हो जाए कि असद इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज रिसीव बैलेंस, इररिकवरेबल हो जाए बैलेंस, तो देन फिर इस अमाउंट को कहा जाता है बैड डेट्स। तो देन बड़ा अगर ये बैड डेट्स हो जाए, ये मैंने चंद एक वर्ड्स बोले बीच में, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इस तरह के वर्ड सुने कभी आप लोगों ने? तो इससे के बड़ा अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह सिचुएशन हो जाए, इस तरह अगर सिचुएशन हो जाए, जी यकीनन उस उर्दू में दिवालिया कहते हैं, तो इस तरह की अगर बेटा कभी सिचुएशन हो जाए तो मजबूरन दिल तो नहीं करेगा, पैसे रिसीवेबल थे, पैसे मिलने थे, लेकिन अब अगर ये पैसे नहीं मिलने तो इट बिकम्स वेरी इलॉजिकल कि ये पैसे सीडी के सामने आ रहे हो, हमें फिर क्या करना चाहिए? क्या बैड डेट्स का मतलब कोई फायदा हो गया या नुकसान हो गया है? बैड डेट्स एक लॉस का नाम है, तो बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे, और बैड डेट्स होने से फिर हमारा रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्ज करें अगर सारे पैसे बैड डेट हो गए हैं तो देन हम इस 175,000 के अगेंस्ट एक डबल एंट्री कर लेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। यकीनन हम पहले अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस स्टेज पे जाके हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये पैसे नहीं मिलने, तो उस दिन फिर हम एक्सपेंस ये रिकॉर्ड कर लेंगे और रिसीवेबल क्रेडिट कर लेंगे। इस एंट्री को अगर गौर से देखा जाए तो इस केस में दो लेजर्स अफेक्ट हो जाएंगे, एक बैड डेट्स का लेजर बन जाएगा, डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट आ जाएगी, देन अगर फॉर एग्जांपल कोई और बैड डेट्स नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, तो देन ये लेजर बैलेंस कर लेंगे, और बैड डेट्स के लेजर में जो सीडी बैलेंस आएगा वो फिर इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंस आ जाएगा, और देयरफॉर इस सीडी के प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, क्योंकि ये इस साल का खर्चा फिर अगले साल में कंटिन्यू नहीं होगा। और देन बेटा अगर इसका सेकंड इफेक्ट देखा जाए डेटर क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट डेटर के लेजर में बैड डेट्स के नाम से आ जाएगा, विच मींस कि वो बैलेंस जो रिसीवेबल था उसके सामने अब सीडी नहीं होना चाहिए, उसके सामने अब एक्सपेंस का नाम होना चाहिए, विच मींस एक डबल एंट्री बन जाएगी, बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट। अगर फर्ज करें 1 लाख नहीं मिलना तो 1 लाख के अगेंस्ट बैड डेट आ जाता, बाकी 75 रिसीवेबल रह जाता, तो जितने पैसे रिसीवेबल नहीं रहे उनका बैड डेट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मैंने ये एज्यूम किया कि सारा पैसा रिसीवेबल जो था वो बैड डेट हो गया, तो अकॉर्डिंगली फिर इस तरह से डबल एंट्रीज हो जाएंगी।
अब इसको कैंडी आप नोट कर लें। जी वजह साहब, ना कभी एक्सपेंस बैलेंस शीट में गया है और ना ही कभी इंशाल्लाह आइंदा जाएगा। ये जो एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है तो रिसीवेबल में से कम कर देंगे। अगर सारे पैसे ही रिसीवेबल नहीं रहे तो अब क्लोजिंग रिसीवेबल फिर आपका बैलेंस शीट में जीरो हो जाएगा। ये हम आप हर सूरत अगर ले लेंगे तो बेटा आप एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में वो कहे कि हर सूरत नहीं मिल सके तो फिर हम एग्जाम में ये एंट्री कर लेंगे। ये कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, बाकी जरा नोट करते रहना। जब ये सब कुछ बना लेंगे, साथ नीचे बैड डेट का भी एक लेजर बना लीजिएगा, तो काइंडली मुझे जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। डेटर तब तक एसेट होता है जब तक पैसे मिलने हो, और अगर पैसे नहीं मिलने तो डेटर फिर एसेट नहीं होता है। ठीक है वजह साहब? जी काइंडली आई एम वेटिंग। जी सर, ये बैड डेट फिर एक्सपेंसेस में जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जी वजह साहब, काश आपने मेरी बात टाइम पे सुनी होती। देन माय डियर, इमीडिएटली आफ्टर दिस डिस्कशन यहां से फिर एक नई चीज क्या फाइनल हुई कि अगर पैसे इनरिकवरेबल हो जाएं तो फिर बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट एंट्री की जाती है। बैड डेट डेबिट का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, और डेटर मींस रिसीवेबल कम हो रहा है। इन अदर वर्ड्स रिसीवेबल कम होके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। जी आशान साहब, ये लॉस प्लीज रिकॉर्ड होगा और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। देन माय डियर, फिर एक हमें जरा रिवीजन करनी पड़े जेन में, इससे आगे चलने के से पहले एक हमने कुछ पहले इन्वेंट्रीज में प्रूफ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता क्या था कि अगर आपको कोई लग रहा है कि लॉस होगा, एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली, एंड नंबर टू, गेन्स के एंगल से वो कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के एंटिसिपेटेड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज सिंपली मींस रिकॉर्डेड, अकाउंटिंग में वर्ड यूज होता है, रिकॉग्नाइज मींस रिकॉर्डेड। एंटिसिपेटेड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एक्चुअली अगर लग रहा है कि लॉस हो जाएगा तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करें, लेकिन गेन अगर है तो दुआ करें, फिलहाल इमीडिएटली दुआ करें, लेकिन तब रिकॉर्ड करें जब वो एक्चुअली हो जाए। ये होपफुली ठीक है। जजाकल्लाह, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया बीच में, लेकिन आई होप के बात सही याद आ गई है। कोई कंफ्यूजन अगर किसी की है तो बता दें, बाकी ठीक है, जिन्होंने भेजा वो रहने दें। सबको याद आ गया? अब सर, ये बीच में इस वक्त प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो आ गया है, इसको जरा समझने के लिए पहले एक एग्जांपल तसल्ली से देखें, सिर्फ देखें। एक बेटा सपोज एक डेटर्स अकाउंट है, इसका ब्रॉड डाउन है 15,000,
4 लाख आपने सेल की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल, कुछ रिटर्न्स अज्यूम करने, सपोज रिटर्न्स 10,000, कैश मिल गया 1,50,000। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल 4,15,000, 415 माइनस 10 माइनस 150, 2,55,000 फिलहाल रिसीवेबल है। मतलब इस वक्त कोई बैड डेट्स सपोज अभी एक्चुअली नहीं हुए, लेकिन मेरा फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है, फुल कंसंट्रेशन से मेरे कुछ वर्ड सुनने आपने कि 2,55,000 रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। ये पैसे अभी फ्यूचर में आने हैं। समटाइम्स बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन द मार्केट, बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो समटाइम्स आपको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ना कुछ पैसे नॉर्मली बैड हो ही जाते हैं, हो नहीं गए हैं, हो ही जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर साल 5%, 10%, 15%, ये जो मैं परसेंटेजेस बोलूंगा ये आपने कभी नहीं सोचेंगे, एग्जामिनर बताएगा। हर साल 5%, 10%, 50%, इवन ज्यादा भी हो सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि बैड हो जाते हैं, हो गए नहीं है, हो जाते हैं। तो यहां से बड़ा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है एस्टिमेटेड बैड डेट्स का, एस्टिमेटेड बैड डेट्स का, विच मीन्स डाउटफुल डेट्स, इन अदर वर्ड्स डाउटफुल डेट्स का, डाउटफुल डेट्स या एस्टिमेटेड बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स का या मतलब डाउटफुल रिसीवेबल्स। अब ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हमेशा जरूर आपको कोई एस्टिमेट हो कि मेरे बैड डेट्स हो जाएंगे। हो सकता हो जाए, हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपका ईयर एंड आया, आपका रिसीवेबल है और आपको कोई फ्यूचर में डाउट नहीं है, आपको पता है इंशाल्लाह मिल जाना, कोई इशू नहीं है। सब लोग अल्लाह का शुक्र है हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह मीन्स इंशाल्लाह जरूर पैसे दे देंगे, हमारी तरह उस तरह नहीं जो हकीकत है मीन्स खुदा ना खास्ता। उम्मीद है, बल्कि मुझे शायद ये वर्ड यूज करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह में यकीन है कि लोग हमारे जैसे नहीं हैं और देयरफॉर वो जरूर पैसे देंगे। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, लेकिन समटाइम्स ये हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि यार लोग हमारे जैसे ही निकल आएंगे। तो हमारे जैसे निकल आएंगे मीन्स जिस तरह हमें पैसे देने लोगों के याद नहीं रहते। तो अगर आपको ये लग रहा है कि शायद लोगों को भी पैसे देना याद ना रहे, देखिए एक स्टेटमेंट मेरी ये है कि लोग वाकई भूल गए हैं, लोग वाकई पैसे नहीं दे रहे, वो तो फिर बैड डेट्स हो गए, इररिकवरेबल हो गए, वो एस्टिमेटेड नहीं है, डाउटफुल नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि शायद पैसे ना मिलें, और ये लग कब सकता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन बताएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ में तो लगा फिर यकीनन एवेल्युएशन की जाती है हर पर्सन की, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जामिनर बताएगा। फर्ज करें अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस रिसीवेबल में से 2,55,000 के रिसीवेबल में से एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि 10% अमाउंट इज डाउटफुल, बैड डेट्स हो सकती है, चांस है इसमें बैड हो जाना है। तो 2,55,000 will be called as estimated amount of bad debts. In other words, doubtful debts, doubtful receivables, which means बाकी 90% डाउटफुल रिसीवेबल नहीं है, लेकिन 10% पे डाउटफुल रिसीवेबल है। मेरे कुछ वर्ड्स सबको समझ आए हैं? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम पैसे लोगों के ना दें, लेकिन बेटा मेरे जैसे भी लोग हैं जो भूल जाते हैं कि रब को जवाब देना है, देयरफॉर अक्सर पैसे देना भूल जाता है, लेना याद रहता है। हालांकि हमेशा होना क्या चाहिए, आप लोगों के साथ रह रहे के मुझे समझ यही है कि होना ये चाहिए कि हम उन पैसों का ध्यान रखें जो हमने लोगों के देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे उन पैसों का खुद से ख्याल रख लेगा जो पैसे हमने लोगों से लेने हैं। तो आपके साथ रह रहे के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हो रहा है कि मैं चेंज होता जा रहा हूं,
लेकिन अभी आपने और बहुत ज्यादा एफर्ट करनी है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खराब हो गया हूँ। इसलिए आपके साथ साथ रह के मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। जी यहाँ तक जरा कैंडी नोट करना जरा। जी भाई जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआओं की सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे अब इसलिए बदलना होगा क्योंकि माशरे में नौजवान बदल गए हैं। तो मुझे अगर पाकिस्तान में रहना है तो मुझे भी नेक होना पड़ना है। जी भाई डेरे इंशाल्लाह मिलजुल के तब्दीली आ चुकी है, आप लोग बदल चुके हैं और मुझे भी बदलना होगा। नहीं माय डियर, ये सोल्यूशन नहीं है। हम पाकिस्तान छोड़ जाएं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान छोड़ गए तो मुझे लगता है इमीडिएटली पाकिस्तान ने ठीक हो जाना है। हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान को ठीक करेंगे। कहीं ये अचानक ही ठीक हो गया तो एक सरप्राइज की वजह से खुदा ना खासा कुछ इधर उधर ना हम निकल जाए। जी साकिब ठीक है बेटा, ठीक है, जजाकल्लाह। जजाकल्लाह। आई होप कि मजाक थोड़ा सा बीच में होने से आपको बात समझने में आसानी हो गई है। इंशाल्लाह हमने बेटा यही रहना है जब तक हमारी जिंदगी है, और जहां हमने रहना है इंशाल्लाह उसको हमने ठीक कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, हमारा मसला है, इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे। जी बेटा अनस आप तो बिल्कुल बुरे नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो आपको कहा है कि हमें मुझे आपने बदलना है। अनस आप तो अच्छे हैं इसलिए तो बदल लेंगे मुझे। जी माय डियर, क्या जो मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है आप लोगों को, ये आपको हजम हो गई है मैंने क्या बात की है? बेटा अंदाजन बैड डेट्स है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स का मतलब एक अंदाजा है बैड डेट्स। जी बेटा आप उस्ताद हैं अली, देयरफॉर मैं एक स्टूडेंट बन जाऊंगा और आप मुझे बदल देंगे इंशाल्लाह। यकीनन उस्ताद ही स्टूडेंट को बदलते हैं। आप अपने आप को मेरा उस्ताद समझ लें सर। ये दलाल साहब आपको ओके हो गया एस्टिमेटेड बैड डेट्स का मतलब सर? ना करें यार, खुदा के लिए ना करें। इस तरह के सवाल पूछ के तो ऐसे लगता है जैसे बात शुरू ही नहीं हुई। एस्टिमेटेड मीन्स अंदाजा है, अंदाजन बैड डेट्स। देन माय डियर आफ्टर दिस डिस्कशन, अब आपसे एक सवाल है। लेट्स अज्यूम, अब ये डेट एक अज्यूम कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2019 की ये डेट है जिस दिन ये रिसीवेबल था। उसमें से ये अमाउंट डाउटफुल हो गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बैड डेट्स फ्यूचर में हो जाने हैं। एक्चुअल नहीं है अभी ये। एक्चुअल बैड डेट्स तो तब होंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई पैसे नहीं मिले। है एस्टिमेटेड, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर हमें लग रहा है कि ये लॉस हो जानी है अमाउंट, तो क्या हमें इमीडिएटली रिकॉर्ड करने की इसे फिक्र करनी है सर? यस नो में को आंसर दें। जी बेटा राशिद, अकॉर्डिंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक लॉस अगर एक्सपेक्टेड है, जी बेटा राशिद, बाकी तो सबने ठीक बताया, आप लोग कुछ आप लोग कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे भी। अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि ये बैड डेट्स हो जाने हैं तो फिर हमें ये लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है मिस्टर राशिद? देन माय डियर, अब आए फिर इसकी एंट्री क्या करनी है। फुल कंसंट्रेट। इसकी एंट्री बेटा उसी तरह से है थोड़ी सी जिस तरह एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की बहस हुई थी। तो 2 मिनट में मुझे देना, अब मैं एंट्री समझाता हूँ। तरीका क्या किया हमने, मैं एक दफा दोबारा फिगर लिखना चाह रहा हूँ। मैंने एस्टीमेट बैड डेट्स निकालने का तरीका ये होता है कि आप रिसीवेबल की अमाउंट उठाएं, क्लोजिंग रिसीवेबल की अमाउंट उठाएं, और क्वेश्चन में से जो भी रेट है वो मल्टीप्लाई कर दें, 10%, 5%, 2%, जो भी सवाल में दिया होगा। आपके पास एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट आ जाएगी, सॉरी 2,25,500। और देन बेटा इसकी एंट्री फिर बनेगी बैड डेट्स डेबिट
अब यकीन इसमें डाउटफुल डेट वर्ड लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे टाइम वेस्टिंग है। बैड एंड डाउटफुल डेट कहा जा सकता है, सिर्फ डाउटफुल डेट्स भी कहा जा सकता है, लेकिन इन एनी केस बैड डेट्स डेबिट करने का मतलब एक एक्सपेंस इमीडिएटली हमने रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन मेरा डेटर के लेजर के अंदर ही एंट्री इस वक्त अगर करेंगे हम, अगर मैं फॉर एग्जांपल डेटर लेजर क्रिएट कर दूं, तो इसका तो मतलब हो जाएगा कि हमने उम्मीदें ही सारी छोड़ दी हैं कि ये पैसे अब गए। फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म इसमें फ्यूचर में होना है। देयरफॉर डेटर का लेजर डायरेक्टली क्रेडिट करने की बजाय जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक लेजर होता है, उसी तरह यहां एक्यूमुलेटेड वर्ड की जगह एक वर्ड यूज किया जाता है। पहले सुनने पूरा हजम कर लीजिएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से एक हेड बन जाता है। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मींस एंट्री बनी बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। मेरी इस डिस्कशन का मतलब तो ये हुआ कि दो लेजर्स खुलेंगे इस एंट्री से। एक बैड डेट्स जो हमने इमीडिएटली डेबिट करके इसी साल में उस साल में नहीं जब ये उसी साल में, इस साल में ये एक्सपेक्टेड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अलाउंस और बैड डेट्स का रेफरेंस आएगा। ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगी। बात मेरी पूरी तसल्ली से सुना रहे हैं। लेकिन मेरी एंट्री ये कहती है कि मैंने एक नया हेड बना लिया है अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से, तो एक अलहदा लेजर खुलेगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स मैं फर्स्ट टाइम अभी एज्यूम कर रहा हूं, इसलिए ब्रॉट डाउन होता ही नहीं, भी डिस्कस करते हैं बाद में। अब अगर ये एंट्री पोस्ट की जाए, ये जो की मैंने एंट्री, तो अलाउंस के लेजर में ये एंट्री क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी। अलाउंस के क्रेडिट होने का मतलब ये हुआ कि डेटर ने कम हो जाना है। मतलब मेरी इस बात का ये फाइनली बनना कि जब आप शीट अब बना रहे होंगे आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, तो रिमेंबर बैड से मैं वर्ड बोलूंगा टू से एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। लेकिन आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन अगर मैं एक बैलेंस शीट आपके सामने बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने एक डेम की थी उस डेट पे, एज ऑन फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2019 पे, तो एसेट में जब हम डेटर्स लिख रहे होंगे तो डेटर्स का सीडी है 255,000, लेकिन क्या उस सीडी में से 255,000 में से 10% क्रेडिट बैलेंस बन गया अलाउंस का। डेटर याद रखें हमेशा डेबिट बैलेंस हमारा रिसीवेबल है, लेकिन लेस एक्सेप्टेड लेजर, अ न्यू लेजर, just like an accumulated depreciation ledger which is deducted from the core property plant equipment। लेकिन यहाँ डेटर्स के बैलेंस में से अलाउंस के नाम से कुछ वर्ड्स कम कर रहा हूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की जगह, उसके सामने 25,500 आएगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो नेट डेटर्स मतलब नेट डेटर्स 255,000 minus 25,500 is equal to 2,29,500 is the amount which is not doubtful। पूरे वर्ड सुने, ये टोटल रिसीवेबल था, ये 10% डाउटफुल रिसीवेबल था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी अमाउंट मींस 90% अमाउंट इज नॉट डाउटफुल। जब भी कभी आपके सामने वर्ड बोला जाए अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स कम हो गए हैं। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री? बैड डेट्स डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ रहा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट मींस डेटर का लेजर हम चाहते हैं अभी अफेक्ट इसलिए ना हो क्योंकि अभी ये डेटर्स का लॉस, बैड डेट्स कंफर्म नहीं हुए। अगर एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं तो लेजर अलग बना लेंगे। लेजर अलग बनाने से क्या होगा, रिसीवेबल टोटल अलग आता रहेगा, उसमें जैसे जितना डाउटफुल है वो अलग नजर आता जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में फिर ऑनर के सामने सिचुएशन रख देंगे एज एन अकाउंटेंट कि टोटल रिसीवेबल इन दिस केस 2,55,000 था, 10% डाउटफुल है, देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली जो डाउटफुल नहीं है। अब मुझे बता दें, लिख भी ले,
लिख भी लें, लिख भी लें, और यहां तक कंफ्यूजन अगर कोई है तो बता दें, बाकी मैं भी 5-6 मिनट अभी और एक्सप्लेन करूंगा। बेटा उमर, अगर इस तरह काउंटिंग पढ़ेंगे तो बेटा ये कभी बात नहीं बनेगी। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती तो यकीनन आपको बात समझ आ जाती। आपने पहले ही सोचा हुआ था, बाद मैंने ये की है। 255,000 रिसीवेबल है, 10% डाउटफुल है, रिमेनिंग अमाउंट भी अगर बैड होती तो वो भी हम डाउटफुल डेट्स में ले चुके होते, रिमेनिंग रिसीवेबल है। ठीक है मतलब, थोड़ा मैं फीस करना चाहता हूँ आपके सामने, तो आप लोग प्लीज सब कुछ नोट कर लें। अगर एस्टिमेटेड बैड डेट्स होंगे तो अलाउंस का लेजर ज्यादा बनेगा। डेटर्स रिसीवेबल कम होने की वजह से, डायरेक्टली लेजर में कम करने की वजह से, क्योंकि अभी एक्चुअल बैड डेट्स हुए नहीं, तो डेटर्स को क्रेडिट करने के लिए लेजर हमने एक अलग बना लिया अलाउंस के नाम से, जिस तरह एसेट को क्रेडिट करने के लिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के नाम से एक लेजर बन जाता है। जी सर, वो लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहते हैं। अलाउंस का मतलब डाउटफुल होता है, तो डाउटफुल अलाउंस, डाउटफुल डेट्स को अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहा जा सकता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहा जा सकता है। अलाउंस का वर्ड तब यूज होता है जब एक्चुअल बैड डेट्स ना हो, जब एस्टिमेटेड बैड डेट्स हो। एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब होता है कि बैड डेट्स कंफर्म हो गए हैं। अगर बैड डेट्स कंफर्म हो जाएं तो देन फिर एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन अगर अभी डाउटफुल हो तो देन फिर बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, इमीडिएटली फिर लॉस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है मिस्टर वाहिदुल्लाह उमर। अगर सारी अमाउंट पे आपको डाउट होता तो एसेट के लेजर में सारी अमाउंट होती, लेकिन वो सारी अमाउंट के अगेंस्ट अलाउंस बन जाता, लेजर में 255 होता, अलाउंस के लेजर में भी 255,000 पूरा होता, बैलेंस शीट में नेट जीरो होता, लेकिन लेजर में पूरा रिसीवेबल होता और पूरा अलाउंस होता। लेजर में बैड डेट्स तब रिकॉर्ड होंगे जब वो एक्चुअल हो जाएंगे। ठीक है मिस्टर हसन। अगर बैड डेट्स कंफर्म है तो बैलेंस बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, और डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इट मींस डेटर्स का फिर कम बैलेंस बैलेंस शीट में अपीयर होगा मिस्टर शिराज। जी, डेटर्स को डायरेक्टली क्रेडिट करने की बजाय एक नया लेजर खुल गया है, अलाउंस क्रेडिट करने का मतलब डेटर्स कम हो रहे हैं। अगर डेटर्स कम हो रहे हैं एक्चुअल बैड डेट्स की वजह से तो लेजर के अंदर लिखी बात खत्म कर लेंगे। लेकिन क्योंकि लेकिन क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है, बैड डेट्स डाउटफुल हैं, हो सकता है बाद में पैसे मिल जाएं, एक एस्टीमेट है, हो सकता है इससे ज्यादा ना मिले, तो वो जो कम ज्यादा मिलेंगे वो भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन डेटर्स को फिर क्रेडिट करने की बजाय लेजर में रिसीवेबल रहेगा, लेकिन जितना डाउटफुल हो गया वो फिर अलग लेजर में मिस्टर शेब आ जाएगा। ठीक है सर। जी अनस, आपने बेटा शायद पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वो बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। ये फैजान, अगर बेटा आप इस तरह की बातें हमें नहीं क्लियर तो बेटा मेरी आती है। बैड डेट्स क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आइटम है, इसका इसलिए उसका कोई बीडी नहीं होगा। हाँ, अलाउंस क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, इसलिए उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए और उसका फिर सीडी बीडी बनेगा। जी ठीक है सर, मोहम्मद शोएब। अलाउंस का मतलब ही बेटा ये है कि डेटर्स कम हो रहे हैं, और डेटर्स जब भी कम होंगे क्रेडिट होंगे। जिस तरह एसेट में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, जिस तरह क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट होगी, उसी तरह। जी गाइस साहब, जब वो पैसे मिलेंगे तो देख लेंगे। ये डियर, आई एम वेटिंग। कोई कंफ्यूजन आपके जहन में अगर आ रही है तो प्लीज फाइनल करें। नोट भी कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, नोट करते जा रहे हैं तो मुझे बता दो।
अब मेरे चंद वर्ड सुने जरा। जब भी कभी बेटा आपके सामने वर्ड बोला जाए ना बैड डेट्स, तो आपके जहन में आनी चाहिए इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंस की बात हो रही है। जब भी कभी अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए डेटर, तो फिर आपके जहन में आनी चाहिए बैलेंस शीट, मींस एक एसेट की बात हो रही है। और अगर कभी आपके सामने वर्ड बोला जाए अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो देन आपके जहन में आनी चाहिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में से फिर अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस ने लेस होना होता है। तो एक छोटा सा सेंटेंस जरा लिखें और मेरी 5 मिनट बाद और कंप्लीट होने दें। जहां ये आपने वर्किंग लिख ली है उसके साथ ही या उसके नीचे एज यू लाइक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, लंबे वर्ड्स को थोड़ा सा कम कर रहा हूं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट इज deducted from closing balance of debtors, closing balance of account allowance account is deducted from closing balance of debtors account in statement of financial position. Statement of financial position means balance sheet. Assets may closing balance of debtors is deducted from, sorry, closing balance of allowance deducted from the closing balance of debtors in the statement of financial position. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरी का, इसको 3 दफा जरूर बोले कम से कम। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट is deducted from closing balance of debtors in the statement of financial position, which means allowance account is a balance sheet item, which means इसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनेगा, जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनता है। डेप्रिसिएशन वर्ड अगर आपके सामने बोला जाए तो एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर वर्ड बोला जाए तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कि एसेट कम हो रहा है। कौन सा? लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से कम होते हैं, और अलाउंस के बढ़ने से डेटर का बैलेंस कम होगा, और अलाउंस के कम होने से डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा। अलाउंस हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द डेटर्स। ये मेरे सारे वर्ड्स ठीक है? क्विक रिस्पॉन्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, डेटर का बैलेंस मींस एसेट्स। जी जी सर। डायनामाइट, ये इससे पहले कि हम आगे चले जाएं, जी सर अलाउंस एक एसेट नहीं है सर, अलाउंस के बढ़ने से एसेट कम हो जाएगा। 5 चीजें बेटा हो गई, 5 जिनको आपने अब सही याद रखना है। सेल रिटर्न्स के बढ़ने से सेल कम हो जाएगी। सेल रिटर्न मींस, सेल रिटर्न के बढ़ने का मतलब इनकम कम हो गई है। परचेज रिटर्न के बढ़ने से परचेजेस कम हो गई, हो जाएंगी। ड्रॉइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लैंड छोड़ दें डेप्रिशिएट अगर नहीं होती, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह यूज वाले एसेट्स कम हो जाते हैं। और इसी तरह अलाउंस के बढ़ने से डेटर्स कम हो जाएंगे। तो सेल रिटर्न मींस इनकम कम हो रही है, सेल रिटर्न का बढ़ना इनकम कम हो रही है। परचेज रिटर्न का मतलब परचेज कम हो रही है। ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल कम हो रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बढ़ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हो रहा है।
और अलाउंस का भरना डेटर्स कम हो रहे हैं। तो सेल रिटर्न ने सेल में से लेस होना है, परचेज रिटर्न ने परचेज में से, ड्रॉइंग्स ने कैपिटल में से, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में से, और अलाउंस ने डेटर्स में से। एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस अगर सेल रिटर्न कम होगी, परचेज रिटर्न कम होगी, ड्रॉइंग्स कम होगी, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम होगी, अलाउंस कम होगा, तो सेल, परचेज, कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड डेटर्स बढ़ जाएंगे। ये समझिए बड़ा इस तरह ना करें कंडी यार। अगर ये बातें इस वक्त नहीं पता तो बड़ी ज्यादा है यार। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक और नाम नॉन करंट एसेट भी था और फिक्स्ड एसेट भी था यार। जी शिरा साहब ओके सर? जी साकिब ठा गए सर? जी साकिब हसन साहब ठीक है। ठीक है ओके सॉरी। जी क्या अगर लिख लिया तो मुझे बता दीजिएगा। देन माय डियर, यहां से अब पूरा पेज हमने पढ़ा है। ये जो अभी पूरा पेज आपने बनाया है कहना चाहिए, दो नई चीजें सीखी हैं। एक एंट्री है बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, रुके रुके सुने, और एक एंट्री है बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो यहां जब तो हमने पढ़ा है बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट एंट्री तब होती है जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाएं। एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब कंफर्म हो जाए कि पैसे नहीं मिलने। और इसी के अगेंस्ट एक वर्ड है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। डाउट हो, मिल जाए, मे बी ना मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डाउट है तो वेट ना करें, फिर बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करके इमीडिएटली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। लेकिन क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कि रिसीवेबल मतलब फाइनली मिलना या नहीं मिलना, इसलिए डेटर के लेजर में भी बैलेंस रहने दें और टेम्परेरी तौर पे एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर खोल लें। और डेटर के लेजर में टोटल रिसीवेबल रहने दें, अलाउंस के लेजर में जो फिर बैलेंस आ जाए उसको डेटर्स में से लेस करके प्रेजेंट करके ओनर को दिखा दें कि ये टोटल रिसीवेबल है, इस पे डाउट है, और ये फिर रिमेनिंग बैलेंस वो है जिस पे डाउट नहीं है। फॉर एग्जांपल 100% रिसीवेबल है, 100 रुपीज रिसीवेबल है, 10 रुपीज डाउटफुल है, तो बाकी 90 फिर विदाउट डाउट रिसीवेबल आ जाएंगे, कंफर्म रिसीवेबल्स कह लें। ठीक है भैया, ये दो एंट्रीज लिख लें, एक समरी के तौर पे लिख लें कि आज अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट समरी है। अगर 100% कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलने तो एक्चुअल बैड डेट्स हैं, लेकिन अगर डाउट है लेस देन 100%, मे बी नॉट, अगर आप क्लियर नहीं है 100% क्लियर नहीं है लेकिन डाउट है तो उस केस में फिर डाउटफुल रिसीवेबल्स हैं, फिर वो कितने परसेंट रिसीवेबल है वो आपको एग्जामिनर बताएगा, उस केस में फिर वर्किंग हो जाएगी। ये एरिया अगर कंफ्यूजन एक फाइनल रिस्पॉन्स जरा दे दें, कोई मसला तो नहीं रह गया अब? देन माय डियर, आइडियली एक नया पेज अब चाहिए, बेहतर रहेगा अगर एक नया पेज निकालना। आए कोशिश करें ये जो रिमेनिंग 20 मिनट है शायद ये डिस्कशन सारी सारी कंप्लीट हो जाए। आपने करना बड़ा ये है कि एक नया पेज निकालना, पूरा पेज अब यूज करना है और इस पेज पे जरा आमने सामने
आमने सामने हाफ ऑफ पेज यूज करके, आधा आधा, हाफ ऑफ, लेफ्ट राइट। दो लेजर्स खोलने हैं जिन पर जरा फर्दर डिस्कशन करते हैं, डेटर अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट। क्या डेटर अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक कल आप कह रहे हैं, अगर डेप्रिसिएशन के बाद अब आप इंशाल्लाह जितनी चीजें सुनेंगे यकीनन आपको आसान महसूस होंगी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि अब आप कंसंट्रेट करना छोड़ दें। यकीनन डेप्रिसिएशन के बाद बहुत कुछ आसान महसूस होगा, लेकिन अगर बैड डेट्स की डिस्कशन भी कंप्लीट हो गई तो इंशाल्लाह फिर बाकी सारी अकाउंटिंग और ज्यादा आसान महसूस होगी। तो आप समझ लें एक झटका हो गया डेप्रिसिएशन वाला, लेकिन एक संजीदा इशू अभी बैड डेट्स वाला रहता है। तो आए, लेकिन कोशिश करें कि आज ये बात मैक्सिमम वाइंड अप हो जाए। जी डियर, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या डेटर अकाउंट और अलाउंस अकाउंट दोनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं, हेड्स हैं? यस नो में बताएं। जी सर, ये दोनों बैलेंस शीट हेड्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अब शानूर साहब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों बैलेंस शीट हेड्स हैं सर। जी मिस्टर शानूर एंड मिस्टर शुएब, बैलेंस शीट हेड्स हैं सर। जी मिस्टर शुएब एंड मिस्टर शानूर। जी माय डियर, अब छोड़ दें एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात होने दें। एक बार सपोज पहला साल है बिजनेस का, देयरफॉर ब्रॉड डाउन का तो सवाल ही नहीं है। सुने 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 सुने, लेट्स अज्यूम 5 लाख सेल, 20,000 sale return debit, debtor credit, discount allowed debit 10,000, cash debit, debtor credit 3 lakh। लेट्स अज्यूम पहले साल में 5,000 तो कंफर्म हो गया कि नहीं मिलना, 5,000 तो कंफर्म हो गया नहीं मिलना। क्या एंट्री बनी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, कंफर्म हो गया। ओके ओके, अभी आप नहीं लिख रहे, अभी आप नहीं लिख रहे, एक मिनट कैलकुलेटर उठाएं और मुझे बैलेंसिंग फिगर बताएं। $165,000 अभी भी रिसीवेबल है। हमारी वर्किंग कहती है अभी भी 1,65,000 रिसीवेबल है। फर्ज करें इस 1,65,000 पे जो क्लोजिंग रिसीवेबल है, तरीका बेटा ये होता है कि पहले ना आप पूरे साल की वर्किंग कर लेंगे और साल गुजर गया, साल के एंड पे बैठ के अब आप सोचेंगे कि ये जो रिमेनिंग रिसीवेबल रह गया है इस पे कोई डाउट तो नहीं है। फर्ज करें अगर आपका आंसर ये है कि नहीं कोई डाउट नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई, नो अलाउंस। लेकिन अगर आपका आंसर है कि यस डाउट है, तो फिर नेक्स्ट एस्टिमेट करेंगे कितने परसेंट डाउट है। और अभी आपके लेवल पे ये एस्टिमेट आपने नहीं करना, ये एग्जामिनर बताएगा कि कितने परसेंट इस पे डाउट है। तो लेट्स अज्यूम एग्जामिनर इज सेइंग कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि क्लोजिंग बैलेंस में से 5% अमाउंट डाउटफुल है। कैलकुलेट करें। $8250 बैड डेट्स हो सकते हैं फ्यूचर में। इसमें से भी हमारा अंदाजा यह है कि 5% पैसे शायद ना मिल सकें। अब मैं जो अगला काम करने लगा हूं ये तो आपने हरगिज अभी नहीं करना। देन बेटा फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि ये 31 दिसंबर 2017 वाला साल खत्म हुआ है और बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2017 पे।
एक बैलेंस शीट विजुलाइज करें साल के एंड पे, एज ऑन 31 दिसंबर 17। होना क्या चाहिए? एसेट्स में डेटर्स के सामने 1,65,000, लेकिन अगर ये 5% जो भी आपने कैलकुलेट किया है इसमें डाउट है, तो इट मींस 8250 की अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस डेटर्स में से लेस होके रिमेनिंग डेटर्स 165,000 मींस 156,750। ये फिर वो रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे जिन पे डाउट नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बता दें, क्या ये वर्किंग जो मैंने बैलेंस शीट में की है ये आपको समझ आ गई है? सही, यहां तक जो मैंने वर्किंग की है, मुझे सिर्फ ये स्नो में बता दें। अब बेटा गौर से अगली बात सुने, गौर से अगली बात सुने, बिल्कुल डरना नहीं है, गौर से सुननी बस बात। एक स्टोरी में से एक छोटी सी बात है जो समझ अगर आपकी बात खत्म हो जानी है। अब बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सेंटेंस एक लिखवाया, वो आप खुद अपने पेज पे ढूंढे जरा, मैं चाह रहा हूं जरा खुद ढूंढे आप। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द बैलेंस शीट। मैंने सही सेंटेंस बोला, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द बैलेंस शीट। बता दें, 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 पार्टिसिपेट करें, फुल कंसंट्रेट करें। तो माय डियर, क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस लेडर शुड बी 8250? यस नो में बताएं। शुड इट बी अ क्रेडिट बैलेंस? व्हाई इट इज अ क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं। क्या ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए मिस्टर नबीन? क्या ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? 8250 क्या डेटर से लेस होना है? यस, डेटर डेबिट होते हैं। अब बेटा मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा सब। सर जी, जो एक्चुअल बैड डेट्स है बेटा, इस तरह मुकीत ना किया करें, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं पिछले 5 मिनट से आपसे पूछ रहा था, कोई मसला तो नहीं है, और अब आपने वो मुझसे पूछना शुरू कर दिया जो 5 मिनट पहले बात रिजॉल्व हो चुकी है। वो एक्चुअल बैड डेट्स की बात खत्म हो चुकी है, इस वक्त डाउटफुल डेट्स की बात हो रही है। शुक्र है आपने पूछ लिया है, मैं अगला कल पूछ लेता तो मैं क्या कर लेता। मुकीत साहब, दिस इज नॉट द वे, इस वक्त कभी आपको नहीं समझ आनी है। ये इस वक्त सवाल कैसे बन सकता है यार? पहले क्या कर रहे थे प्लीज आप? बेटा मुकीत इससे ना करिए यार, साथ साथ चलो। अब इसलिए मैं क्या समझाऊं, बात क्या चल रही है और आप किधर निकल गए हो? बहरहाल फिलहाल अब क्लियर है। मुकीत यार एक बार मैं बार बार कर रहा था, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, उसमें प्लीज कोई नहीं बोल रहा होता। जी मुकीत, वो एक्चुअल बैड डेट से बेटा तो बात खत्म हो गई है, वो इस साल हो गए हैं। बैड डेट से अभी डेटर क्रेडिट कर दिया है मैंने। ना करिए यार, इसमें सारी स्टोरी का बड़ा फर्क हो जाना। देन माय डियर, एक फुल कंसंट्रेशन से जरा बात सुने जरा। अब बेटा जरा ओपनिंग अलाउंस है 0, क्योंकि पहला साल है, और अलाउंस का क्लोजिंग होना चाहिए 8250। आप मैं एक वर्ड बोलूंगा, मुझे उसका यस नो में प्लीज आंसर देना है। 7, क्या ये अलाउंस 0 से 8250 बढ़ना है? 0 से बढ़ के 8250 होना है? बढ़ना है कम होना है? यस नो में इंक्रीज या डिक्रीज? आई या डी? आई या डी? बस आई डी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एंट्री लिखी है, पिछले पेज पे देखें। बड़ा जान दे यार, तल डी अनस जाने तो यार, डी का क्या मतलब हुआ? डिक्रीज होना अलाउंस में। 0 ने 8250 होना है। प्लीज 3 लोगों के मैंने नाम बोले, बस करो यार, कम ऑन। जी मिस्टर अनस, निशान, हसन, तलहा, जावेद, व्हाट्स गोइंग ऑन? डी आई यार, इंक्रीज या डिक्रीज? बोले बोले जिनके नाम बोले मैंने। तभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्किंग की, एक समरी लिखी।
क्या आपको पता है कि अगर अलाउंस भरना हो तो उसने तो क्रेडिट होना है, तो डबल एंट्री क्या बनेगी माय डियर? क्या आप सबको पता है डबल एंट्री क्या बनेगी? बेटा और भी निशान है ना, अगर ऐसे, सॉरी अगर आपको अपना महसूस हुआ। जी मेरे से एंट्री सुने। एंट्री बेटा बनेगी बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। कितने से? कितने से? 8250 से। क्यों? पहले अलाउंस था ही नहीं, जीरो था, और 8250 होना चाहिए। और से देखें, यकीनन एक लेजर बैड डेट के नाम से होगा, होगा, वहां डेबिट साइड पे अमाउंट होगी, वो इनकम स्टेटमेंट में साल चली जाएगी, वो हम नहीं बना रहे। अलाउंस के लेजर में बैड डेट्स का रेफरेंस क्रेडिट साइड पे होगा, होगा 8250। किया मैंने क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं हम, एंट्री पहले करते हैं, बैलेंस बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन शायद बात वही है। फाइनली लेजर बैलेंस हो गया 8250। 100% क्लियर वाली बात होनी चाहिए माय डियर, बाद में लिखिएगा, पहले बता दें 100% क्लियर है। क्योंकि पहला साल है तो वही अमाउंट जो इनकम स्टेटमेंट में जानी है, वही अमाउंट जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे जानी है, वही सीडी बन जाएगी। और बैलेंस शीट में सीडी ऑफ अलाउंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द बैलेंस शीट। आप लोग बेटा ऐसा करें, ये जो दो लेजर्स नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट पेज पे बनाएं, और नीचे पूरा पेज अभी हमें खाली चाहिए, वो मैंने 3 या 4 साल की वर्किंग और करनी है। ये जो मैंने काम किया है, ये आपने नेक्स्ट पेज पे जाके बनाना है। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाए, और अगर नहीं है तो लेजर बनाते जाए। लेजर बना के स्पेस पूरी रखनी है नीचे, पेज पूरा नीचे छोड़ना है, और ये जो मैंने बॉक्स बना दिया है बैलेंस शीट वाला, ये नेक्स्ट पेज पे साफ सुथरा बनाना है। आई एम वेटिंग। जी डियर, मत ना कर यार, ऐसे खुदा के लिए, अल्लाह का शुक्र ही हो गया है। डेट अलाउंस के इंक्रीज होने से डेटर बैलेंस शीट में कम हो जाएंगे, नहीं कहना चाहिए मुझे, हो गए हैं, मैंने दिखा दिया है। जी माय डियर जिशान अली, ये अभी रटे की बेटा जरूरत नहीं है, 1 मिनट बैठे, एक मैं साल और कंप्लीट कर लूं। मेरा ख्याल है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये थोड़ी देर बाद आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जिशान 1 मिनट इस पर परेशान ना हो। क्या फिलहाल जो हुआ है, ये बात आप एग्री कर रहे हैं इससे? वो मैं नेक्स्ट ईयर समझा देता हूँ, फिर आप इंशाल्लाह मेरे, मैं कोशिश करूंगा आपका नाम जेहन में रह जाए, फिर मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है? चले फिलहाल नोट कर लें, बाकी फिर मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करता हूँ, अभी टाइम है। जी रे, लिख के एंड का मैसेज भेजते जाइएगा। क्योंकि बड़ा रिवर्स बनाना जरा आसान था, रिवर्स बनाने से मुझे जरा समझाना आसान था, इसलिए मैंने रिवर्स बनाया। अलाउंस का क्लोजिंग क्योंकि डेटर्स में से लेस होना है, तो पहले मैंने क्लोजिंग इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज द स्टोरी गोइंग ऑन। बाकी क्योंकि ओपनिंग नहीं है, इसलिए उतना ही एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना है जितना डेटर से लेस होना है। ठीक है अब्दुल्ला, इसके अलावा तो नहीं? जी डियर, जहां आपने इतनी पेशेंस दिखाई है, वहां जरा 5 मिनट और। इसी एग्जांपल को अब मैं नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू कर रहा हूं। ब्रॉडबैंड हो गया 1,65,000, और
अलाउंस भी क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, तो देयरफॉर क्लोजिंग ओपनिंग बन गया। प्लीज अलाउंस इज अ बैलेंस शीट आइटम, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ओके, लिखने की जल्दी ना करें, रुक जाएं। ओके है, यस नो, वाई एन। ठीक है, आगे सुने। ठीक है, थैंक यू, रुक जाए, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। आगे नहीं गए। लेट्स अज्यूम अगले साल फिर सेल हुई, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट 3 लाख, कैश डेबिट, रिसीवेबल डेटर क्रेडिट। लेट्स अज्यूम कुछ बाय चेक भी पैसे मिले 1.5 लाख। इस साल फर्ज करें कोई एक्चुअल बैड डेट्स नहीं हुए, सेल रिटर्न्स नहीं हुई, डिस्काउंट अलाउड नहीं हुई, बैलेंस करें। $215 टोटल हो गया 465। अलाउंस बनाने से पहले करना क्या है? अलाउंस बनाने से पहले करना क्या है? पहले आपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकाल लेना है और विजुलाइज 2,15,000 एक सीडी बैलेंस है, इसको गौर से फिर देखना है और ये सोचना है कि क्या इस पे डाउट तो नहीं है। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे डाउट है या नहीं? हमें एग्जामिनर को ना कोई परसेंटेज बताएगा। तो अब ईयर एंड हो गया है 2018। फर्स्ट करें, एग्जामिनर ने कहा है कि अब हमें डाउट 4% है। ये ज्यादा भी हो सकता है, 5% से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको क्या बताया जाए। अब जस्ट 1 मिनट के लिए जरा कैलकुलेटर पकड़ा, 215,000 इंटू 0.04 8600 का अब अलाउंस डेटर के क्लोजिंग में से बैलेंस शीट बनाते हुए इस साल के एंड पे लेस होना चाहिए अगर हमें 4% डाउट है। तो ट्राई टू विजुलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, डेटर्स 215, receivable less closing balance of allowance is deducted from the closing balance of debtor in the balance sheet. What should be the closing balance? 8600. Therefore 2,15,000 is equal to 206,400. पहले रिस्पॉन्ड, कोई कंफ्यूजन, यस नो में, सिर्फ यस या नो में। अब अगली बात सुने, रुक जाए, थैंक्स। क्या स्टेप बाय कुछ नहीं लिखे, रिलैक्स होके, बाद में हसन, बाद में हसन, ये बाद में। क्या इस अलाउंस के लेजर का सीडी 8600 होना चाहिए, यस नो? राशिद, यस प्लीज। राशिद, नबील, नबील साहब, क्या इस लेजर का क्लोजिंग अगर 86 होगा तभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द बैलेंस शीट हो सकेगा? जी मिस्टर नबील, मिस्टर राशिद, जी नबील, मिस्टर नबील अहमद, नबील अहमद, जी मेरी फिगर पे कोई एतराज, 8600 के लिखने पे कोई एतराज? जी जिशान, उसका कोई इशू नहीं, मेरी इस फिगर पे कोई एतराज?
वो मैंने बात करनी है, हमजा ठहर दे, मुजम्मिल ठहर दे। अब फाइनल गौर से सुनिएगा एक बात, बस ठीक है, रुक जाए। अब बेटा नई चीज ये है, इस साल नई चीज ये है, इस साल नई चीज ये जो पिछले साल नहीं थी, कि इस साल ओपनिंग भी है, लेकिन डर, मुझे 2-3 मिनट चाहिए होंगे, अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो प्लीज कंसंट्रेशन के उठिएगा। क्या मैं कह सकता हूं 8250 को गौर से देख के कि पिछले साल तक 8250 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है, और इस साल के एंड तक 2 साल बाद तक 8600 टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, विच मींस क्या 86 का फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, या डिफरेंस से एक्सपेंस बढ़ जाना चाहिए? डिफरेंस से बढ़ना चाहिए या 8600 से बढ़ना चाहिए? डिफरेंस एक मिनट कैलकुलेट करें, डिफरेंस कैलकुलेट करें, डी से या 85,600 से? जी राशिद, दोबारा 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 राशिद आप तो बेटा बात कर रहे हैं, एक मिनट सुनिएगा जरा। मिस्टर राशिद, मिस्टर शारिक रुक जाए, मिस्टर अनस रुक जाए, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अगर बेटा इस केस में मैं 8600 से बेड डेट्स रिकॉर्ड करूं, तो आपको पता है ओपनिंग होने की वजह से बेड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट करूं अगर 8600 से, तो आपको पता है कि जब आप लेजर बैलेंस करेंगे तो 8250 प्लस 8600 सीडी बैलेंस, राशिद शारिक जिनके मैंने नाम बोले थे, मिस्टर अनस, आपका 16850 हो जाएगा। जी डियर शारिक, मिस्टर अनस, मिस्टर राशिद, मेरी बात समझ आ रही है? मिस्टर अनस, तो देयरफॉर क्या ये कहा जा सकता है कि ये सीडी तो गलत आ रहा है? सीडी तो होना ही कितना चाहिए, 8600, लेकिन अगर सीडी 8600 होना चाहिए तो 8600 सब नहीं बढ़ाना है, 8600 से नहीं बढ़ाना पड़ना है। क्या आपको पता है 8250 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था पिछले सालों में, और अब हमें एक्सपेंस सिर्फ डिफरेंस से बढ़ाना पड़ेगा, डिफरेंस से 8600, 8600 से लेकर बैलेंस होना चाहिए। देयरफॉर 350 से अगर ये बैड डेट्स फर्दर बढ़ जाए तो 8250 में 350 ऐड होकर 8600 बन जाएगा। बात यहां तक बताएं, यस या नो में समझ आती है? जी अब्दुल्ला, ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेट ऑफ वर्ड मुनासिब नहीं है, डिफरेंस सही वर्ड है। हम बड़ा इस तरह करते हैं, ये जो बात शुरू हो गई है, ये जो मैंने अभी बात की एंड में, हम अपनी कल डिस्कशन दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसी कोई जल्दबाजी में बात फाइनल नहीं करना चाह रहा। जी मुमताज साहब, इसमें बेटा हमेशा बैड डेट्स ही है ना सर। तो मैं इस तरह करता हूं कि ये डिस्कशन इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपसे बेटा प्लीज 2 रिक्वेस्ट जो हैं वो काइंडली जरा दोबारा सुन लें। नंबर 1, जो कल क्वेश्चन हो रहा था उसका बी पार्ट प्लीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर रहता है तो कंप्लीट करें। मैं उसका आंसर भी यार शेयर करना बच्चों से, सिर्फ बी पार्ट का, पूरा नहीं, सिर्फ बी पार्ट का। और नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 जो था डेप्रिसिएशन का, वो प्लीज फाइनल करना। ये 2 चीजें मेरी तरफ से होमवर्क है और प्लीज आज कर लीजिएगा। कल मेरी ख्वाहिश है कि 2 दिन अगले कल से ऑनवर्ड्स आप फिर इन्वेंट्रीज को दें, ताकि फिर मंडे तक कोई एक कंबाइन दोबारा टेस्ट रखा जा सके। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन मैंने की थी मैंने इसलिए मिटा दी है कि इंशाल्लाह कल हम यही डिस्कशन कल दोबारा स्टार्ट करके इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा डिस्कस करेंगे इसे। ये कल कर लीजिएगा, आज अगर नहीं किया तो रहने दें। अल्लाह हाफिज।